नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी एक लड़की है जो सुकांत से मिलने के लिए धनबाद यानी कि झारखंड के निकट एक उसके पैतृक स्थान है, वहाँ पे जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। वहाँ पे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो वह देखकर चकित थी कि यह है क्या सुकांत, यह स्थान इतना काला और भूरा क्यों है। उसने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। सुकांत ने किरी से कहा, क्या तुम वहाँ के सभी ट्रकों को देख रही हो? ये कोयले एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। खनिज क्या है? किरी ने पूछती है सुकांत से कि खनिज क्या है। तो सुकांत ने बताता है, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पैतृक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप देख नहीं सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पट्टी पर सभी जगह फैली हुई है। सुकांत ने उसको ऐसा जवाब दिया कि क्या आप कभी बिस्कुट को अपनी नानाबाई को बनाते हुए देखी हो? जिस तरह बिस्कुट में सभी पदार्थ मिले होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे चट्टान हैं जो दिखाई नहीं देते, उसको हम लोग को खोजना पड़ता है, तो उसको हम लोग को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप में वितरित नहीं है, वे किसी विशेष में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, समतल और अंटार्कटिका। देखिए, खनिज वह ऐसा पदार्थ है जो निश्चित रासायनिक संगठन है। खनिज का वह पदार्थ है, वह रूप जिसका रासायनिक निश्चित संगठित है, वह एक खनिज है। खनिज बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। देखिए, खनिज कुछ ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ से खनिज को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका से। और यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज है? ये तो आप जान ही गए। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिज जो है वह बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। उनको उनकी गुणवत्ता, भौतिक गुणों के आधार पर पहचान किया जाता है, जैसे उनका रंग, कठोर, घनत्व और रासायनिक कुछ तथा विलयन पर उनकी पहचान की जाती है। देखिए, खनिज बहुत प्रकार के होते हैं। खनिज के प्रकार, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों की मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, खनिज जो है ये दो प्रकार के खनिज, धात्विक, अधात्विक। अब धात्विक खनिज है दो प्रकार के, लौह और अलौह। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। कि खनिजों की पहचान तो 2800 से भी अधिक कर लिया गया है, लेकिन 100 ही ऐसी खनिज है जिसको
हम लोग समझते हैं। आइए, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धात्विक खनिज में जो धातु होते हैं वो कच्चे रूप में धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिनमें धातु या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। वैसी कुछ वस्तुएं होती है जिनके अंदर चमक होती है, वो सब धात्विक खनिज ही हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु तथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। आइए जानते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। धात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। वैसी खनिजें जिसमें धातुएं नहीं होती है वे अधात्विक खनिज है, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। आप जानते हैं। देखिए, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम में भी अधात्विक खनिज है। जो हमारा पेट्रोलियम और कोयला है यह भी अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातुएं नहीं हैं। एक खनिजों का निष्कर्षण, इसके बारे में जानते हैं। ये 3 प्रकार के, देखिए, खनन, प्रवर्धन, अखनन। और जो खनन हो गया वह 2 प्रकार का हो गया, विपरीत और कुपुकी। आइए जानते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से, जो हमारी पृथ्वी है उनके अंदर दबी शैलों से जो खनिजें होती है उसको बाहर निकाल करके उसकी खनन किया जाता है। वो खनन कहलाती है। बाहर निकाल करके उनकी रिफाइनरी करके के हम लोग यूज करते हैं, उसको खनन करते हैं। देखिए, खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं धरती के अंदर। इसे विपरीत खनन कहते हैं। गहन वेद जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और ये देखिए अपतट तेल का प्रवर्धन, ये तेल निकालने वाली मशीन है जो कि समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ से तेल निकालता है। देखिए, प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। जो हमारी प्राकृतिक गैस है वो पृथ्वी के अंदर बहुत नीचे पाई जाती है। उसको जो हमारी पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ है, भूपृष्ठ, उसको हटा करके फिर से अंदर मशीन डाल करके निकाला जाता है। देखिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवर्धन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं? आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिजों का वितरण। आइए अब जानते हैं खनिजों के वितरण के बारे में। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिससे विशाल पठारों का निर्माण होता है। उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में भी पाए जाते हैं। देखिए, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। देखिए, हमारी स्वीडन में जो लौह अयस्क है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ओंटारियो कनाडा में जो है तांबा पाया जाता है। निकेल निक्षेप दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, ये सब अलग अलग देश में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस की काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं।
खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो वर्ल्ड का मैप है, देखिए ये हमारा लोहा का सूचक है और ये तांबा का इंगित कर रहा है और ये बॉक्साइट का। अब देखिए इसमें हम लोग का देखिए लोहा, ये हमारे दक्षिणी अफ्रीका है, ये हमारा उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है, यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है। और देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर लोहा का 2 स्थान है। हमारा ये भारत हो गया, ये एशिया हो गया। देखिए तो इस प्रकार आप मैप में देख सकते हैं, अच्छा से अपना में इंगित कर सकते हैं। आप नोट्स बनाइएगा और अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पे वर्ल्ड मैप ला करके साट दीजिएगा और वहाँ पे इंगित कर दीजिएगा कौन सा देश कहाँ है और कहाँ पे कौन सी खनिज पाई जाती है, जैसे यहाँ पे है। तो चलिए एशिया के बारे में जानते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। हमारे भारत और चीन के पास जो लौह अयस्क का जो निक्षेप है वह बहुत बड़ा है। लेकिन अभी हमारे भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, ये आपको पता ही होगा। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादक करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। एशिया यानी कि हमारा भारत में भी, भारत जो है एशिया में भी पड़ता है, रूस पड़ता है, बहुत सारे देश पड़ते हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई खनिज नहीं पाया जाता है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और नोटबुक में अपना लिख लीजिएगा। यूरोप की बात करें तो देखिए, यूरोप में हमारा रूस पड़ता है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। जो यूरोप है और वह विश्व में लौह अयस्क का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ में देखिए रूस में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में सबसे ज़्यादा इसका निक्षेप है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। देखिए ये हमारा देश है, पूरा वर्ल्ड मैप है। और इसमें देखिए कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कोयला का सूचक है और कोयला का इंगित करता है और ये हमारा खनिज तेल का इंगित करता है। अब देखिए कोयला, ये हमारा दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया, या दक्षिणी अफ्रीका, हम उत्तरी अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कोयला पाया जाता है और जो हमारा खनिज तेल है वो यहाँ पे इंगित कर रहा है। तो आप मैप में देखते रहिएगा, मैप में लिख लीजिएगा। देखिए पश्चिमी भाग में, इधर कुछ पश्चिमी भाग में तेल पाया जाता है और इधर दक्षिणी भाग में भी, पश्चिमी भाग में। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका नीचे था। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू, जो ब्राज़ील के कुछ ऐसे 2 शहर हैं, वहाँ पे तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। वहाँ पे तांबा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। जो ब्राज़ील है और बोलिविया एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व भर में टीन की प्राप्ति होती है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं
हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात 30 करोड़ पृथ्वी के निर्माण के पहले ये बने हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये जानते हैं। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही खनिज पाया जाता है वहाँ पे। और यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बहुत बड़ा उत्पादित स्थान है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोलिया में पाया जाता है। दोस्तों, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको सिंपली आप अलग अलग देश का नाम लिख दीजिए और खनिज का नाम लिख दीजिए और एक दूसरे से कंपेयर कर लीजिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक हैं। यहाँ पे सोना, हीरा और लौह अयस्क, टीन, निकेल भी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यह तांबा, सीसा और जस्ता मैग्नीज भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली और कूलगार्डी सोने की सबसे बड़ी खान है। कालगोरली और कूलगार्डी सोने का सबसे बड़ा खान है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान का नाम क्या है, तो आपको ये याद रखना है। और ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। देखिए, अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक की मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, अंटार्कटिका में विशाल मात्रा में जो हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लोहे पाए भी जाते हैं, लोहे, चांदी और बहुत सारे खनिज भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो पूर्वानुमान से कुछ विशाल के लिए अंटार्कटिका का उपयोग विज्ञान पर्याप्त रूप में सुप्रसिद्ध है। आइए जानते हैं खनिजों के उपयोग, खनिज का उपयोग कैसे होता है और कैसे किया जाता है। देखिए, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जरा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग करके सिक्के से लेकर के पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी, उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में तक किया जाता है। जो हमारा सिलिकॉन है, इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। इसको कंप्यूटर में भी किया जाता है और बोतलबंदी में भी किया जाता है, हवाई जहाज में भी किया जाता है। तो खनिज का निर्माण बहुत तरह का है, बहुत जगह पे किया जाता है। अब जानते हैं खनिजों का संरक्षण। देखिए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। जो हमारा खनिज है वह अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी की घटना आवश्यक है। जब खनन होता है तो खनिज का भी तो बर्बादी होता है बहुत। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है। देखिए, पुनर्चक्रण मतलब एक ही चीज़ को बार बार प्रयोग किया जाए उसको पुनर्चक्रण करते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपली भाषा में देख रही है यहाँ पे बताया गया है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया हूँ पिछले अध्याय में कि जैसे वर्षा वाली जल पुनर्चक्रण किया जाता है, सेम वैसे ही हमारा खनिजों का पुनर्चक्रण किया जाता है।
जैसे कि लोहा हो गया, जो वह भी तो खनिज है, तो उसका उपयोग हम लोग कर लिए। फिर लोहे को हम लोग कबाड़ में बेचते हैं, तो वह कबाड़ से फिर जाता है कंपनी में, फिर बन के आता है, तो उसी को हम लोग तो पुनः चक्र कहते हैं। देखिए, शक्ति संसाधन। शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर स्त्री करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। एक शनि है, उसकी माँ शनि को जगाने के लिए, ताकि शनि का विद्यालय का जाने का वक्त हो चुका है, तो उसको जगाने के लिए गाइजर का बटन दबाती है, ये शनि उठ जाए, और उसकी जो वर्दी होती है, उसकी कपड़ा, उसको प्रेस करती है। आइए कहानी से ज़्यादा समझ ली। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? उसकी माँ ने पूछा। और आओ नाश्ता कर लो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकार रही है उनकी। विद्यालय जाते समय शनि बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट से सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग की पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। ये हमारा विद्युत खंभा है, राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। देखिए, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हमारी उसकी जो शनि की माँ है वो बता रही हैं। देखिए, जो हमारा ऊर्जा होता है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो हमारी बिजली है, देखिए आज के जनरेशन में देखें तो बिजली हम लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बिजली रहती है तो लाइट जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, सब चीज़ बिजली से हम लोग टोटल चीज़ कार्य कर लेते हैं। तो और कृषि, परिवहन, मतलब कृषि भी बिजली के ही द्वारा कर लिया जाता है। खेत की जो पटौनी वगैरह सब कुछ होता है। तो इस समय देखिए, परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य रूप में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब जानते हैं परंपरागत स्रोत के दो मुख्य स्रोत के बारे में, तब पता चलेगा। देखिए, ईंधन हो गया, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन प्राप्त होती है। देखिए, ऊर्जा जो ईंधन होता है वो हम लोग खाना पकाने के लिए, ऊष्मा आग जलाने के लिए करते हैं। तो ये जलावन की लकड़ियाँ, ये सभी तो ईंधन ही है ना, जो भी जलावन की लकड़ियाँ है। तो ये गांव में सबसे ज़्यादा होता है, शहर में तो गैस से ही लोग खाना पकाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लाभ हानि, ये सब तो आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, लाभ हानि, क्या लाभ है क्या हानि है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा या फिर पढ़ के बता दें आसानी से। परिवहन, पेट्रोलियम, रसायन नहीं रहने पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम भी हो गया है 23 मिनट। ये देखते हैं कहाँ तक खींच रहे हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। देखिए, ये उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला है, यही जलावन की लकड़ियाँ मैं आपको बता दूँ। देखिए, जीवाश्म ईंधन लाखों करोड़ों वर्ष, मतलब कि भूकंप आया या फिर किसी कारण जो मानव थे धरती पे वो दब के मर गए, या फिर कुछ जानवर भी मर गए, तो उन लोगों के जो अवशेष थे उन लोग दब गए, और उनकी अवशेष से ही जीवाश्म ईंधन, जैसे अगर उस समय की पेड़ पौधे दबे होंगे तो उससे कोयला प्राप्त होता है। वैसे बहुत सारे दबी हुई चीज़ों से हमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर कहीं से कहीं अधिक है, इसलिए वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। देखिए, इसका उपयोग हम लोग बहुत तेज़ी से
कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी भंडार एक सीमित है। लेकिन अगर इसकी रक्षा ना की जाए, इनकी कम से कम उपयोग नहीं की जाए, तो ये आने वाले समय में समाप्त भी हो सकती है। कोयला, पेट्रोलियम, देखिए मिट्टी का तेल, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। कोयला यह बहुत तायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले कोयले से ही रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग तापीय ऊर्जा करते हैं। देखिए, तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपको पता होना चाहिए। कोयला जिसका हम लोग आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न या दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयला का उपयोग अब विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झारिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो दोस्तों, अब हम लोग कल के वीडियो में इतना कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे पेट्रोलियम से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।